हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बारी क्विक रिवीजन, क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि सेल साइकिल और सेल डिवीज़न होता क्या है। हमने कहा कि ये जो दोनों वर्ड्स हैं, ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये अलग अलग हैं। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न एक चीज़ नहीं है। हमने कहा कि सेल साइकिल है वो एक साइकिल होती है, वो एक पूरा पीरियड होता है जो जिसमें एक सेल, एक पेरेंटल सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। हमने कहा कि एक पेरेंटल सेल को 2 डॉटर सेल में डिवाइड होने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है, जिस भी स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है, उन सारे इवेंट्स को हमने सेल साइकिल नाम दिया। और उस सेल साइकिल में ऐसा एक पॉइंट आएगा, ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होगी। उस पार्ट को, उस मोमेंट को हमने सेल डिवीज़न कहा है। तो हमने कहा कि जो सेल डिवीज़न है वो एक पार्ट है सेल साइकिल का। तो हमने ये बात की। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर चैप्टर की। उसके बाद में हमने हमारे सेल साइकिल को पढ़ना स्टार्ट किया। हमने कहा कि जो सेल साइकिल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज़ है। मतलब उस फेज़ में क्या होता है कि तैयारी होती है। जैसे एक सेल को 2 सेल में डिवाइड होना है, तो उस पेरेंटल सेल को क्या करना पड़ेगा? अपनी सारी ऑर्गेनेलीज़ को डुप्लिकेट करना पड़ेगा, अपने डीएनए को डुप्लिकेट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो क्या कर रहा है, वो जो पेरेंटल सेल है, मतलब पेरेंटल सेल का मतलब मैंने पहले भी बताया था, वो पेरेंटल सेल हम उसे कह रहे हैं जिसको डिवाइड होना है, ठीक है। तो पेरेंटल सेल सारी तैयारियां करेगा, मतलब सब कुछ डुप्लिकेट करेगा अपने अंदर, ठीक है। तो वो सारी तैयारियां किस में होंगी? इंटरफेज़ में होंगी। और इसलिए हम इंटरफेज़ को प्रिपरेटरी फेज़ भी कहते हैं। और जो इंटरफेज़ होता है वो लॉन्गेस्ट फेज़ होता है पूरी सेल साइकिल का। अब हमने कहा कि इंटरफेज़ में भी कुछ स्टेजेस आती हैं, जैसे कि G1 स्टेज, एस स्टेज, एस फेज। इनको हम स्टेज की जगह फेज़ भी कह सकते हैं। तो हम कहते हैं G1 फेज़, एस फेज़ और G2 फेज़। ये इसी सीक्वेंस में याद करना होता है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि पहले G1 बोल दें फिर उसके बाद में G2 बोल दें, ऐसा नहीं है। G1 आएगा, फिर एस आएगा, फिर G2 आएगा। एक और फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं G0 फेज़। G0 फेज़ कुछ नहीं है, एक ऐसा फेज़ है जिसमें अगर मतलब किसी सेल को अभी डिवाइड नहीं करना, अभी, ठीक है, समझ रहे हो, वर्ड्स पे ध्यान देना। किसी सेल का अभी डिवाइड करने का मन नहीं है तो वो क्या करेगा? वो G0 फेज़ में चला जाएगा। लेकिन जब उस सेल को डिवाइड करने की ज़रूरत होगी, मतलब जब हमारी बॉडी उस सेल को बुलाएगी कि हाँ आप डिवाइड कर लो, अब आप डिवाइड करो, अब बॉडी को ज़रूरत है आपके सेल डिवीज़न की, तो वो सेल वापस आ जाएगा अपनी सेल साइकिल में और फिर वो दोबारा से अपनी सेल साइकिल को कंटिन्यू करेगा और डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा G0 फेज़। उसके बाद में हमने कुछ चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि G1 से S फेज़ में आने के लिए एक चेक पॉइंट आता है जिसको हम कहते हैं मेजर चेक पॉइंट। फिर कहते हैं कि हम G2 से M फेज़ में जाने के लिए भी एक चेक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं माइनर चेक पॉइंट। उसके बाद में फिर हमने बात की कि अब ये सब तो इंटरफेस की बात हो गई। फिर हमने कहा कि दूसरा आता है हमारा एम फेज़, जो हमने अभी बात की थी कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे एक्चुअल सेल डिवीज़न होगी। तो ये वही फेज़ है जहाँ पे सच में सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले फेज़ को हम कहते हैं एम फेज़। फिर हमने कहा कि अब हमें एम फेज़ में 2 चीज़ें पढ़नी हैं। एक तरीका है माइटोसिस, दूसरा तरीका है मियोसिस। तो हमने माइटोसिस पढ़ना शुरू किया था। माइटोसिस के बारे में मैंने बताया था कि माइटोसिस क्या होता है? इक्वेशनल डिवीज़न होता है। फिर हमने कहा कि जो माइटोसिस है हमने उसका क्विक, मतलब कह सकते हैं, रिव्यू ले लिया था कि माइंड मैप बना के दिखाया था मैंने कि माइटोसिस में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीज़न। ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए, हमारे पास में कोई सेल है 2n, डिप्लॉइड सेल है। तो जब ये माइटोसिस करेगा तो ये 2 सेल्स बनाएगा जिनकी प्लॉइडी सेम रहेगी।
अगर ये इसको हम पेरेंटल सेल कहते हैं, जो सेल डिवाइड करता है उसको हम पेरेंटल सेल कहते हैं, पेरेंटल सेल। और वहीं पे ये जो सेल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। तो हम कहते हैं कि जो पेरेंटल सेल की प्लॉइडी है, प्लॉइडी मतलब जैसे कहते हैं ना 2n n, इनको हम प्लॉइडी कहते हैं। तो हम कहते हैं जो पेरेंटल सेल की प्लॉइडी है वो ही डॉटर सेल की प्लॉइडी रहेगी, इसलिए हम इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है। और वहीं पे जब हम मियोसिस पढ़ेंगे तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में 2n से n बन जाता है। वैसे तो मियोसिस में 4 सेल्स बनते हैं। और एक चीज़ बताई थी मैंने कल भी, दोबारा बता रही हूँ, ये जो 2n होता है इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। वहीं पे जो n वाला होता है उसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। डिप्लॉइड डी या डिप्लॉइड या बाय, ये हम 2 के लिए यूज़ करते हैं। ये हमें वैसे भी पता होनी चाहिए, जैसे कॉमन होती है। तो इस वाले सेल को हम कहते हैं डिप्लॉइड, वहीं पे n वाले को हम हैप्लॉइड कहते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस का जो प्रोडक्ट होता है उसमें 4 सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं। वो चीज़ हम मियोसिस में पढ़ेंगे। अभी जिसमें थोड़ा सा डिफरेंस बताया है कि होता क्या है। तो माइटोसिस में क्या होगा, अगर पेरेंटल सेल 2n है तो डॉटर सेल्स भी 2n प्लॉइडी की बनेगी। वहीं पे अगर पेरेंटल सेल हमारा n है तो जो हमारी डॉटर सेल्स हैं वो भी n प्लॉइडी की ही बनेगी। फिर हमने अपना माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। हमने कहा था कि माइटोसिस में हमें 4 स्टेजेस पढ़नी होंगी। कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है। और माइटोसिस में भी हमें 2 चीज़ें, जो हमने एम फेज़ पढ़ा, मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ। एम फेज़ हमने कहा कि एम फेज़ में एक्चुअल सेल डिवीजन होगी, और वहाँ पे क्या होगा कि एक सेल को डिवाइड होने के लिए उसे 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली होगी कैरियोकाइनेसिस, फिर होती है साइटोकाइनेसिस। इसका भी सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस होएगी फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीज़न। कैरियो वर्ड जो होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज़ होता है। ठीक है। तो हम कहते हैं कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद में फिर साइटोकाइनेसिस होएगी। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेस का मतलब डिवीजन। तो हम कहते हैं कि फिर साइटोकाइनेसिस होगी। तो ये जो हमने माइटोसिस पढ़ा ये आएगा हमारा कैरियोकाइनेसिस में। ठीक है। तो हमने फिर माइटोसिस को पढ़ना चालू किया। हमने कल प्रोफेज पढ़ लिया था, अब हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट फेज़ जो है मेटाफेज। प्रोफेज में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, प्रोफेज के मैं कुछ कह सकते हैं मेन पॉइंट्स बता देती हूँ। प्रोफेज में हमने कहा कि जो हमारा क्रोमेटिन था, अब क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में बात कर ली थी। तो हम कह रहे थे कि जो हमारा क्रोमेटिन फाइबर होता है, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना चालू हो जाता है, और कंडेंस होके क्या वो क्रोमोसोम्स बनने लग जाते हैं। हम कह सकते हैं कि कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम या कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये थी कि जितनी भी हमारी ऑर्गेनेलीज थी, मतलब मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज थी जैसे कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या है, ये गायब होने लग जाती हैं, ये डिसअपियर हो जाती है। और जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो भी डिसअपियर होने लग जाती है। तो ये सब हुआ प्रोफेज में। अब देखते हैं मेटाफेज में क्या हो रहा है। और एक और चीज़ हुई थी, जो हमारे सेंट्रोजोम थे। सेंट्रोजोम क्या होते हैं ये हम सेल चैप्टर में बात कर चुके हैं, थोड़ा मैंने कल भी बता दिया था। सेंट्रोजोम क्या होता है, सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स मिलते हैं। हमने ये सेल चैप्टर में सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर भी देखा था डिटेल में। तो अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं पढ़ा या ये सब चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप वो चैप्टर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हमने कहा कि सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोजोम के अंदर क्या होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है जो 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। मतलब एक सेंट्रियोल अगर ऐसे है तो दूसरी सेंट्रियोल, अरे यार एक सेकेंड, मतलब देखिए अगर ये हमारी एक सेंट्रियोल है, ये हमारी दूसरी सेंट्रियोल है, तो ये ऐसे होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली होंगे। ठीक है, या कह सकते हैं यार ऐसे कुछ इस तरीके से होंगे। ये दोनों सेंट्रियोल्स एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे। तो हमने कहा कि ये जो तो हमने कहा सेंट्रोजोम होते हैं, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल होती है, ये तो बात हो गई। तो हम कहते हैं कि जो सेंट्रोजोम होते हैं ना वो
सेंट्रोयोल्स जो होती हैं वो पोल्स पे जाने लग जाती हैं, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, ठीक है। ये सब हो गया था प्रोफेज में। अब हम मेटाफेज में पढ़ते हैं क्या क्या होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर होते हैं वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। अब काइनेटोकोर क्या होता है? काइनेटोकोर हम कहते हैं, हमने कल बात की थी, ये हमारा एक क्रोमोसोम है। हमने कैसे बताया कि ये एक ही क्रोमोसोम है, ये मैंने कल बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ देख लीजिए, इट विल रियली हेल्प यू। तो हमने कहा था कि हमें ना क्रोमोसोम्स को काउंट करना होता है। तो हमें पता है क्या चीज़ सीखनी होती है, हमें देखना होता है कि कितने सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। और सेंट्रोमियर क्या होता है ये भी बताया था। ये जो बीच में डार्कली स्टेन पॉइंट बना रही हूँ मैं, डार्कली स्टेन रीजन बना रही हूँ, इसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, ये जो है। और हमें यही काउंट करना होता है कि कितने सेंट्रोमियर हैं। जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ही हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक क्रोमोसोम है। अब काइनेटोकोर क्या होता है मैं ये बताई थी। सेंट्रोमियर के पास में, ये तो अभी मैं काफ़ी बड़ा बना रही हूँ, इतना बड़ा तो नहीं होता है वैसे, बट छोटा अभी दिखेगा नहीं आपको। ये जो मैंने बनाया है ये हमारा सेंट्रोमियर है, ये बीच में सेंट्रोमियर के साइड में मैंने कुछ बनाया है, इसको हम कहते हैं काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर में कंफ्यूज नहीं होना है। सेंट्रोमियर के पास में ये कह सकते हैं सेंट्रोमियर को कवर करता है हमारा काइनेटोकोर। जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो काइनेटोकोर से जाके चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं और कहाँ से आए हैं? हमने कल बात की थी एस्टर की। एस्टर क्या होता था? देखिए हमने कहा था कि जो हमारे सेंट्रोसोम थे, ये हमारा सेल है मान लीजिए, तो यहाँ पे जो हमारे सेंट्रोसोम थे वो ऑपोजिट पोल्स पे चले गए थे और यहाँ से कुछ रेज आ रही थी, रेज निकलनी चालू हो गई थी। हमारे जो सेंट्रोसोम थे उनसे कुछ धागे धागे से निकलने चालू हो गए थे, इन्हें हमने कहा था एस्ट्रल रेज। सेंट्रोसोम के पास में से या सेंट्रोसोम में से जो धागे निकलने चालू हो गए थे उन्हें हमने कहा था एस्ट्रल रेज। अब ये जो धागे हैं ना ये बड़े हो जाएंगे और इन्हीं को ही हम नाम दे देंगे स्पिंडल फाइबर। तो ठीक है, तो हमने क्या कहा मेटाफेज में क्या होगा कि जो ये हमारे स्पिंडल फाइबर है ये काइनेटोकोर से जाके चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स होंगे ना ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आ जाएंगे। बताती हूँ कैसे, देखिए इधर स्पेस कम है, ऐसे मैंने पीछे डायग्राम भी बनाए हुए हैं, अभी मैं आपको शो कर सकती हूँ। ये हमारा सेंट्रोसोम, अभी मैं एक ही क्रोमोसोम बना रही हूँ। ये हमारा क्रोमोसोम में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे ना ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे वो मान लीजिए ये जो पूरी कॉपी है, ये जो पूरा पेज है ये हमारा सेल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रोमोसोम है, तो हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे अलाइन हो जाएंगे। ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, फिर ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया, ये ना बीच में जाके ऐसे अलाइन हो जाएंगे, लेट जाएंगे क्रोमोसोम्स हमारे। और इनसे हमारे स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो इन क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से आके जुड़ जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ये होता है मेटाफेज में, ठीक है। आई होप कि हाँ तक सब समझ आ रहा हो। अब हम कहते हैं कि जो हमारा मेटाफेज होता है ये वो टाइम होता है जब हम अपने जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब मैंने वैसे पहले भी बताया है, मैं दोबारा बता देती हूँ।
हमारे पास में दो चीज़ें आती है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में क्या करते हैं हम मॉर्फोलॉजी में ऊपर ऊपर के फीचर्स देखते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी में लाइक जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक फ्लावर है, ठीक है, एक फूल है, तो हम कह रहे हैं कि हम उसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी को जब हम स्टडी करेंगे तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए कि वो रोज़ है, हमने रोज़ देखा, तो हम क्या कहेंगे कि हम ना रोज़ की मॉर्फोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम रोज़ भाई कैसा कलर का होता है, रेड कलर का, तो हम क्या कहेंगे, उसके ऊपर ऊपर के फीचर्स देख के बताएंगे। हम कहेंगे जो रोज़ है, हमने जब उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी की तो हमने देखा कि जो रोज़ के पेटल्स होती है, पेटल्स का मतलब होता है पत्तियाँ, हमने कहा कि जो रोज़ की पेटल्स हैं वो रेड कलर की होती है, रोज़ में से ऐसी स्मेल आती है, ठीक है। रोज़ की लाइक डंडी होती है वो ग्रीन कलर की है या कुछ भी, मतलब हमने ऊपर ऊपर से देख के बता दिया। वहीं पे अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में हम क्या करते हैं, अपनी वो जो फ्लावर है उसका सेक्शन लेंगे, कहते हैं ना कि बाई सेक्शन, ट्राई सेक्शन, तो हम लोग उसका सेक्शन काटेंगे, मतलब यार उसको खोलेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, उसके एक एक पार्ट्स की स्टडी करेंगे, उसको हम कहते हैं एनाटॉमी, ठीक है। ऊपर ऊपर से चीज़ों को देखना मॉर्फोलॉजी, लेकिन इन डेप्थ में ऑर्गन्स वगैरह को खोल के देखना उसको कहते हैं हम एनाटॉमी। और इन दोनों को ही लेके चैप्टर्स बने हुए हैं क्लास 11th में, जो हम करेंगे अभी आने वाले टाइम में, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे मेटाफेज में हम क्या करते हैं, मेटाफेज में हम अपने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वहीं पे अब नेक्स्ट फेज़ आ जाता है हमारा एनाफेज। एनाफेज के टाइम पे क्या होता है, एनाफेज के टाइम पे जो हमारी क्रोमेटिड्स होती हैं वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाती हैं और सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है। अब ये सब कैसे हो रहा है मैं बताती हूँ। कल मैंने आपको एक तरह का क्रोमोसोम बना के दिखाया था, वो कैसे था, यहाँ पे बहुत खींच हो गया है। अगली बार से मैं एक रफ पेज भी लेके आया कोई भी डायग्राम के लिए, मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। कल मैंने एक ऐसा क्रोमोसोम बनाया था, कल मैंने बताया था कि ये एक क्रोमोसोम है। अब जो इस चीज़ को पहली बार पढ़ रहे होंगे या पहली बार ऐसा कुछ देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं। अगर उससे पूछा जाए कि ये कितने क्रोमोसोम है यहाँ पे, तो वो कहेंगे कि 2 क्रोमोसोम है, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मैंने अभी बताया, और मैंने कल बहुत टाइम लेके बताया था इस चीज़ को बहुत अच्छे से, कि हम सेंट्रोमियर को काउंट करते हैं कि कितने सेंट्रोमियर है, जितने सेंट्रोमियर होते हैं उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पे हमें एक ही सेंट्रोमियर देखने को मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। तो और मैंने कल ये भी बताया था कि जैसे ये एक क्रोमोसोम है, अब यहाँ पे हमें ये चीज़, हमने क्यों बोला कि ये 2 क्रोमोसोम है, हमने अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसको देखने में लग रहा है कि ये जो एक चीज़ है वो एक क्रोमोसोम है, और ये वाली जो एक चीज़ है ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जिसको हम जो मतलब पहली बार ये सब देख के बोल रहा है कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो 2 क्रोमोसोम नहीं है जिसको हम देख के कह रहे हैं ना कि वो 2 क्रोमोसोम है, नहीं, वो क्रोमेटिड है। ये जो हमें लगता है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं ये एक क्रोमोसोम हो गया, और इसको देख के हम कह रहे हैं ये एक क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये 2 क्रोमोसोम नहीं है, ये 2 क्रोमेटिड होती है। इन दोनों को हम 2 क्रोमेटिड्स कह रहे हैं। अब ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं ये एक ही सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, इसलिए हम इनको कह रहे हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। बस यही चीज़ थी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया हमारा सेंट्रोसोम। अब यहाँ पे
ये मैंने वो क्रोमोसोम बना लिया है यहाँ पे, मुझे पता है थोड़ा टेढ़ा बन गया बट कोई बात नहीं, हमें तो समझना है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए थे, मेटाफेज के टाइम पे हमने देखा। मेटाफेज के टाइम पे हमने देखा कि यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाऊँ इस चीज़ का, एक मिनट देखिए। मेरे को पता है यहाँ पे मियोसिस लिखा है, लेकिन ये मियोसिस इस बारे में मैं बताऊँगी कि ये क्या है क्या नहीं, या मियोसिस वाले पार्ट में पड़ेगी। लेकिन मैं बता दूँ जो मियोसिस, नहीं अभी समझ नहीं आएगा, छोड़िए। तो देखिए अभी आप बस एनाफेज को देखिए। एनाफेज के टाइम पे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे दो, ये मेटाफेज में देखा हमने, अभी इसे एक ही बनाया था हमने वहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, एक क्रोमोसोम है, और इसमें ये क्या है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है, जो कि एक ही सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। तो हमारे एनाफेज में क्या हो जाएगा कि ये जो हमारी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये अलग अलग हो जाएंगी। यानी कि ये हमारे स्पिंडल फाइबर थे यार, आप बस इसको देखिए, एक ही देखिए, अभी एक को ही देखिए, इधर वाले को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा एक क्रोमोसोम था और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स थी। पहले ये जुड़ी हुई थी एक दूसरे के साथ में, लेकिन अब एनाफेज के टाइम पे क्या हुआ कि जो हमारा सेंट्रोमियर, अब भाई दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स किस चीज़ की वजह से एक साथ में जुड़ी हुई थी, सेंट्रोमियर की वजह से। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गई। तो भाई जिस चीज़ की वजह से वो जुड़ी हुई होंगी, उसी चीज़ के टूटने की वजह से, उसी चीज़ के दूर होने की वजह से ही तो वो सेपरेट हुई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हमारा यार ये हमारा सेंट्रोमियर था, अब ये हम कह रहे हैं कि ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो क्रोमैटिड है ये इधर चला गया, ये वाली जो क्रोमैटिड है ये इधर चली गई, ये वाली जो क्रोमैटिड है ये इधर चली गई। तो वो कैसे गई, दोनों का सेम एक कॉमन सेंट्रोमियर है, एक कॉमन पॉइंट है जिसकी वजह से वो दोनों जुड़ी हुई हैं। तो अगर हम उसी पॉइंट को ही स्प्लिट कर देंगे, उसी पॉइंट को तोड़ेंगे, तभी तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होंगी। तो यहाँ पे बस यही बोला गया है कि यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है कि माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है कि हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और फिर हमारी जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, वो अलग हो जाती हैं। तो आज हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है, दोनों इम्पॉर्टेंट फेजेस किए हमने। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा विद साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस अभी मैंने थोड़ा बताया, इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, और कल अच्छे से देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल and please share the video with your friends. And also if you need my handwritten notes then you can let me know in the comment section so that I can provide you the PDF of my notes. And thank you again.